किसानन के, IPS किसानन के, और ये जो ऊपर बैठे हैं ये सब किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री किसान के बेटा है, चौधरी चरण सिंह किसान के बेटा है। जब चाहे वैसे हमारा देश में प्रधानमंत्री बन सके तो किसान को ओडी में ना घूम सके। आप बता रही है, कमाल कर रहे हैं, सब आतंकवादी बता रहे हैं। MSP सही करें, देश में रोजगार लाए, शिक्षा को आगे बढ़ाए, दलिया खाने बंद करें, ये तो 2-2 किलो दलिया दामन में बट रहा स्कूलों में बंद करें, बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए और उसमें अच्छा स्टाफ रखे। ये काम भारत सरकार करे। यार जब एक बात बताओ, देश में 70% लोग अशिक्षित रह जाएंगे, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है इनमें। ये बेकार के नेता कुर्सी पकड़ते रहेंगे। अरे शिक्षा को लेके यार रोजगार भारत में नहीं मिलेंगे तो विदेशन में बहुत। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या दिल्ली के बराबर है, भारत के 3 हिस्सा खाली पड़ी है, वहाँ में इतना बड़ा देश है, खूब मिलेगा रोजगार। मिलेगा तो भाई ये तो नाम लिख दो जाने, जो ऑस्ट्रेलिया लिख दो ना जाने वहाँ कैसे मिल जाएगा भाई। अब तुम पूछोगे जी पढ़े लिखे ने रोजगार वहाँ है ही का, तुम्हारे गूगल को सीओ सुंदर बचाई है, रोटी IIT से भी जाकर पूछ रही हो जाके। जान नहीं, कोई ढंग नहीं, वैसी भाग रहे, अंधाधुंध भाग रही। और जब देश में भैया शिक्षित रहेंगे तो ऐसे ही भोले भाले ने बहका के जय जयकार हुई। पढ़े लिखे कोई पूछा ही ना हो, पढ़े लिखे किसान लग रहे हो हम कौन किसान अनपढ़ है ही कौन सा भी। IAS किसानन के, IPS किसानन के, और ये जो ऊपर बैठे हैं ये सब किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री किसान के बेटा है। कहाँ से आए? चौधरी चरण सिंह किसान के बेटा है। इतने जवान खड़े, ये पढ़े लिखे किसान लग रहे हैं और खेती पागल आदमी कर ले। चाय वाले कैसी बात है भाई, इनकी सब्जी अलग है। कुछ फोटो जो है वो वायरल हो रहे हैं, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और मतलब ऐसी बड़ी गाड़ियों में, और उसमें पीछे लिखा हुआ है भारतीय किसान यूनियन। लोग जो है प्रचंड ये कह रहे हैं कि इस तरह के किसान जा रहे हैं, जो बोलते हैं कि गरीब है, ओडी वाले किसान। ओडी वाले यार, यूरोप में झाड़ के किसान पर ओडी है क्या? अगर 2-4% पर होगी तो कौन सी आफत है? जब चाहे वैसे हमारा देश में प्रधानमंत्री बन सके तो किसान को ओडी में ना घूम सके। आप बता रही है, कमाल के आदमी हो यार, ऐसी बातें लाते हो घूम के। प्लेन बनवाए। नमस्कार, मैं हूं रजत और इस समय मेरे साथी जेरी के साथ मैं हूं। सिंह को 2 बार बातें हुई सरकार से, बेनतीजा निकली। मोटे तौर पे जो किसान यूनियन है उन्होंने यही बात कही है। 5 दिसंबर को फिर से मीटिंग शेड्यूल हुई है, क्या बनेगा उस मीटिंग में और अब तक की मीटिंग का क्या नतीजा रहा, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के जनरल सेक्रेटरी बलदेव जीरा। इनका मोटे तौर पर पंजाब के 7 बड़े जिलों में काम है और ये उन शुरुआती कुछ यूनियंस में से थे। ऐसा आदमी हो जिसके पानी की बिछाड़ ना बजी हो, चाहे जिसके छोटी मोटी चोट ना आई हो, सो पुलिस से टकरा लेते हुए वो जो उन्होंने बैरिकेड लगाए थे सबको तोड़ते हुए 27 को यहाँ पहुंच गए थे। ठीक है, अच्छा 27 को आप यहाँ पहुंचे, यहाँ पे भी सिंघू बॉर्डर पे आके हुए, फिर इसमें ये वो चाहते हैं जो शांति नहीं चाहते हैं देश में, डेमोक्रेटिक व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी खत्म करने का काम सबसे अच्छा इस देश में बीजेपी ने किया है। तो अगर आप इन लोगों की बात करें, 3 महीने से पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पंजाब में कितनी घटनाएं होगी अनार्की की? कोई घटना नहीं हुई। आप जाके देखिए, टोल प्लाजा पे यही लोग आराम से बैठे थे। अगर जो सरकार आज बातें कर रही है, अगर वो डेमोक्रेटिक होती, वो आके सुनती। 3 मीटिंगें हो चुकी हैं, किसी एक मीटिंग में उन्होंने कोई ठोस प्रपोजल दिया हो कि हम ये करेंगे, वो उल्टा किसानों को समझाने लगे कि देखो जी ये होगा, ये होगा, ये होगा। दरअसल डेमोक्रेसी को वो क्रश कर रहे हैं कि जब पूरे के पूरा किसान उठ के यहाँ आ गया, उनको लगता था कि ऐसे ही फिजल आउट हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने वही कोशिश की कि सुनो ही मत, जैसा उन्होंने एनआरसी के टाइम पे किया या जितने भी स्ट्रगल हुआ हर टाइम पे यही किया। तो अनार्की तो वो क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को पुश कर रहे हैं उस तरफ कि वो अनार्की को रिजॉर्ट करें और उनको मतलब क्रश किया जा सके। अच्छा, एक बात और आ रही है कि भाई दिक्कत सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान को, वो यहाँ पे खड़े हैं, बिहार का किसान नहीं आ गया, बंगाल का नहीं आया, कर्नाटका का नहीं आया उठ के, पंजाब हरियाणा के किसान आ रहे हैं। दिक्कत सिर्फ इनको, बाकी किसी कोई समस्या नहीं है। हम तो ऐसी खबरें भी बीच में देख रहे हैं, मीडिया के थ्रू आती है इन्फॉर्मेशन की भाई लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है उन कानूनों से, पंजाब हरियाणा के लोगों को है। वैसे लोगों से अगर आप जाके किसानों से पूछेंगे कि उनको मोदी सरकार से दिक्कत है कि नहीं, तो दिक्कत तो है, आप जाके पूछ सकते हैं। पर जो आप बात कह रहे हैं कि भाई पंजाब हरियाणा को ज्यादा दिक्कत है, ये सच बात है। वेस्टर्न यूपी को ज्यादा दिक्कत है क्योंकि वहीं पे ये मंडी बोर्ड ज्यादा काम कर रहे थे, वहीं पे ये अभी सीधा इफेक्ट आएगा। और जैसे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, एमएसपी का जो डिमांड है, जो डिमांड चार्टर में भी है, वो बिहार का भी डिमांड है। बिहार के लोग भी बोलते हैं कि एमएसपी होना चाहिए, पर दिक्कत ये है कि अभी सीधा इफेक्ट इनके ऊपर आ रहा है तो वो ज्यादा बोल रहे हैं। बाकी के किसानों को अगर इतना सीधा है, खोल दो सारी रोड यूपी की तरफ से, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ
कहां से आना चाहते हैं। खोल दो मध्य प्रदेश के रोड, पता चल जाएगा एक ही दिन में कि किसको किसको दिक्कत है। तो ये तो सवाल नहीं है कि सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान को दिक्कत है, दिक्कत सभी को है। दरअसल इस सरकार ने 7 साल में एक ऐसा माहौल बनाया कि लोगों का स्ट्रगल से कॉन्फिडेंस उतर गया था कि लड़के इस सरकार को झुकाया जा सकता है। किसानों ने आके ये एस्टेब्लिश किया है कि हम आएंगे, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आएंगे, आपको झुका देंगे। और आप देख सकते हैं इसी गैदरिंग में रोज अलग अलग जगह से किसान आ रहे हैं। और किसानों के प्रोटेस्ट अगर आपने देखा हो, तमिलनाडु के किसान आए थे 1 साल पीछे की बात है, वो आए थे, वो दिक्कत नहीं थी, आपने उनकी सुनी नहीं। तमाम देश के किसान पहले भी यहाँ आए, आपने उन्होंने सुनी नहीं। इस बार वो आके बैठ गए हैं पक्के, इसलिए आपको इस बार प्रोपेगेंडा करना पड़ा। यही सरकार थी, शाहीन बाग में लंबा प्रोटेस्ट चलता रहा, वहाँ पे कोई नतीजा निकला नहीं, खत्म हो गया प्रोटेस्ट ये एनआरसी का, अब कोई बात नहीं है उस पे। इसका क्या हाल होगा? यही होगा, ऐसा ही होगा इस प्रोटेस्ट का भी हाल? देखिए, शाहीन बाग में जो हमें लगता है, मुझे जो निजी तौर पे लगता है कि हमने शायद एक पेसिमिस्ट मोड चूज कर लिया कि हम सिर्फ शांति से बैठेंगे। जो एक गांधीयन उससे जो उसके लीडर सोच रहे थे, वो जैसा भी सोच रहे थे, शायद मुस्लिम कम्युनिटी को जितना डरा दिया गया है, जितना उनके ऊपर मतलब उनको पुश किया गया है, शायद ये उसकी वजह से हो सकता है। पर ये जो प्रोटेस्ट है शाहीन बाग से पहली सेंस में डिफरेंट ऐसे है कि ये जो सरकार ने तय किया कि आने नहीं देंगे, हरियाणा में खट्टर ने अनाउंस किया आने नहीं देंगे, उसके बैरिकेड तोड़ के तो ये शुरू हुआ है। और NH बन यहाँ पे बंद है और होम मिनिस्ट्री के हिम्मत नहीं है या औकात नहीं है यहाँ के उठा ले। तो ये शाहीन बाग से तो उस सेंस में डिफरेंस है और शायद ये वैसे खत्म हो भी नहीं सकता। हाँ, अगर वो देश में इमरजेंसी लगा के, आर्मी लगा के इसको फौज के दम पे उठाना चाहें तो लड़ाई वैसे लड़ी जा सकती है, वरना वैसे शाहीन बाग की तरह उनका, जैसे वहां पे तो पुलिस की हिम्मत थी ना कि प्रोटेस्ट में आके रेगुलेट कर लेगी, पुलिस की हिम्मत नहीं है उस बैरिकेड से इधर आके बात भी कर। शंभू बॉर्डर के पास, हाँ, इधर से हम उनको जगह सिंघू बॉर्डर, हाँ, उनकी हिम्मत नहीं है ये यहाँ के बात भी कर लें, ये बोल दें कि इधर नहीं बैठना, इधर नहीं बैठना। शाहीन बाग को चारों तरफ से रेगुलेट कर रहे थे ना, यहाँ नहीं कर सकते। ये बैरिकेड तोड़ने कोई बड़ी बात नहीं है। ये किसान नहीं तोड़ा बैरिकेड उस दिन, किसान यूनियन के बीच में उस दिन पहले क्योंकि वहां से आगे से इनविटेशन आ रहा था कि बुराड़ी आइए, तो किसान यूनियन का फैसला था कि ये देखिए NH बन उनकी दुखती रग है, इस पे बैठे हैं, अभी यहाँ बैठेंगे और जाब्ते से जैसा हमारे, क्योंकि किसान यूनियन की लीडरशिप में सारा स्ट्रगल ये खड़ा हुआ है और अगर हमारे लीडर डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ बैठना है तो जैसा वो कहेंगे हम उनके हिसाब से चलेंगे। उन्होंने कहा यहाँ बैठना है, वो कहेंगे कि तोड़ने हैं तो तोड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, लास्ट बड़ी बात की, बहुत बड़ा मैं घूमा हूँ इसमें, बहुत जगह पे लंगर चल रहा है, दूध से लेके हर तरीके का लंगर। कोई भी बंदा जो मानता है कि खेती बहुत आसान है, मैं 1 साल के लिए फ्री देता हूँ। एक बंदा ले ले, 10 बंदे ले ले, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ललन टॉप से प्रॉमिस करता हूँ, 1 पैसा नहीं लूंगा 1 साल का। मुझे पैदा करके दिखाओ, बातें मत करो, हम बहुत दुखी हैं। कि इन 3 कृषि बिलों से किसानों को, युवाओं को दिक्कत क्या है? देखिए, जो 3 तो 5 जून को 4 ऑर्डिनेंस लेकर आए गए थे, जो बाद में उनमें से 3 को बिल बना के एक्ट बना दिया गया है। उन 3 में जो प्राइमरी दिक्कत है, सबसे पहली दिक्कत है जो प्राइवेट मंडी का कंसेप्ट लेके आया जा रहा है और प्राइवेट मंडी के कंसेप्ट से जो इनडायरेक्ट अटैक है MSP पे। अभी इस देश में 23 फसल हैं जिनके ऊपर MSP डिक्लेयर किया जाता है, पर जैसे मक्की की हम एग्जांपल ले सकते हैं। मक्की की एग्जांपल है, मक्की की MSP है 1800 रुपए, ठीक है। 1800 रुपए रेट होने के बावजूद मक्की सारे भारत में कहीं पे भी 1000 रुपए से ऊपर नहीं बिकी है। और जब आप धान या जिसको हम बोलते हैं गेहूं की बात करेंगे, उसका जो MSP है वो पंजाब और हरियाणा में ही ज्यादा मिल रहा है। वहां पे इसलिए मिल रहा है क्योंकि वहां पे जो मंडी बोर्ड का स्ट्रक्चर है, APMC एक्ट में अभी जो प्रोविजन लेके आ रहे हैं कि प्राइवेट मंडी लगाई जा सकती है, और जो इससे दिक्कत आएगी कि शुरू में तो जो प्राइवेट मंडी है वो आपको रेट देंगे एक टाइम तक, और यहाँ तक दिक्कत है कि जो 8% तक का सेस जो सरकारी मंडी पे लगता है वो इनके ऊपर नहीं लगेगा, इसलिए वो 150 से 170 रुपए आपको ज्यादा भी देंगे। इसी तरीके से एक टाइम में जो सरकारी मंडी है उनको डिफेक्ट किया जाएगा, बोला जाएगा कि यहाँ कोई जाता नहीं है, वहां पे ज्यादा रेट है, इसको खत्म किया जाए। और इसे खत्म करते ही आप किसानों को कॉर्पोरेट, जब बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस हैं जो एग्री बिजनेस में आ रहे हैं, उनके रहमो करम पे छोड़ देंगे कि हमें लूट के खा जाइए। और दूसरी जो दिक्कत है कि इसके साथ ही वो चेन ऑफ कमांड शुरू हो जाता है, जिससे मतलब जो सारा जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसकी अपनी दिक्कतें हैं, पर वो जैसा भी है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। और किसान बेसिकली, अभी तक आप उसकी फसल से लूट कर रहे थे, अभी आप उसकी जमीन की लूट की तरफ बढ़ रहे हो। पहली दिक्कत है कि इससे MSP खत्म होगी, जैसे ही
मंडी बोर्ड खत्म होगा। इसे खत्म करने के लिए साथ साथ एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, उसमें जो मतलब संशोधन किया गया है, क्या गया है कि भाई एग्री बिजनेस के लिए ओपन करने के लिए 13 जो खाने पीने की खाद्य वस्तुएं थी उनको एसेंशियल कमोडिटीज से बाहर निकाल दिया गया है। एसेंशियल कमोडिटीज से बाहर निकाल, और जो गेहूं और धान है, चावल है, उनको भी उससे बाहर निकाल दिया गया है। उनको खुली जो हम बोले कि जमाखोरी की छूट दी जा रही है कि आप जमा कीजिए और जब आपको मार्केट के हिसाब से रेट मिलेगा तब आप बेचिए। सरकार तभी इंटरवीन करेगी जब उसका रेट दुगने से ज्यादा हो जाएगा, जहाँ कोई कुदरती आपदा आ जाएगी या जंग लग जाएगी। तो जैसे आज के दौर में हम आलू प्याज के साथ देखते हैं कि जब तो किसान ने बेचना है वो 10 रुपए 15 रुपए पे रहेगा, जब हमने वापस खरीदना है तो वही प्याज 60 रुपए 70 रुपए तक चला जाएगा। तो ये दिक्कत इसके बाद चावल में आएगी, गेहूं में आएगी। और बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि इससे जितना मतलब जो स्ट्रक्चर है, अभी रेट जो मिल रहा है वो मिल रहा है मंडी की वजह से। और इसके साथ होना क्या है, प्राइवेट मंडियां अदानी अंबानी जैसे जो पंजाब में साइलो लगा रहे हैं, साइलो में हम बोले एक ही बार में 50-50 गांव की फसल को स्टोर करने का मतलब प्रबंध किया गया है। जब तक तो ये सरकारी मंडियां हैं तब तक तो वो रेट देंगे, पर जिस दिन ये खत्म होगी किसान वहां पे अपनी फसल लेके जाएगा और उसके साथ होना ये है कि वो बोलेंगे कि देखिए जी ये आपका क्वालिटी मार्क पे कम है, ये है वो है, तो हम आपको इतना ही रेट दे सकते हैं और लेना है लीजिए वरना चाहिए। और जब उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा तो किसान मजबूर हो जाएगा अपनी फसल 800-1000 रुपए में बेचने पे, जैसे अभी के दौर में बिहार में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। बिहार में APMC एक्ट 2005 में मंडी बोर्ड खत्म कर दिया गया था। आज पंजाब में आम बात है कि बिहार से गेहूं और चावल खरीद के लाए जाते हैं 800-900 रुपए में और पंजाब में 1800 रुपए 1900 रुपए बेचे जाते हैं। तो यही पंजाब के साथ भी होना है। तो ये सबसे बड़ा खर्चा है कि MSP खत्म हो जाएगी। और जो दूसरी बड़ी दिक्कत है कि इससे जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, ये ठीक है कि आड़तिया सिस्टम की अपनी दिक्कतें हैं, किसान उसके चुंगल में फंसा हुआ है, उसको सुधार की जरूरत है कि आसान क्रेडिट का प्रबंध किया जाना चाहिए। पर जैसे ही ये प्रबंध आएगा, जो अभी तक पैसे की सिक्योरिटी है किसान के पास, उसको बिना उसका अल्टरनेटिव प्रबंध किए ये जो अभी उसको लोन आड़ती से मिला वो भी महंगा होने जा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं बचेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है कि देखिए मोदी सरकार ने ये बोला कि इससे किसानों की आमदन दुगनी हो, तो दुगनी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, 2-4 साल में वो इससे नीचे ही जाएगी। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक तजर्बा नासिक का है। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने 2009 में बड़ी खूबसूरत एक रिपोर्ट की थी कि नासिक में जब वाइन फैक्ट्रियां काम करती थी तो वो 2002-3 में वहां पे नासिक में आई, उन्होंने किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए कि आप ये अंगूर उगाइए जो वाइन के लिए काम आता है, हम आपको इससे ज्यादा कीमत देंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। 3 साल तक उन्होंने रेट दिए, उसके बाद उन्होंने हाथ खींच लिया कि हम तो जी दिवालिया हो गए, हम पैसे नहीं दे सकते। सिर्फ 5 साल में वही किसान जो उन वाइन फैक्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अपनी जमीन, अपने जो वाइन जो ग्रेप यार्ड थे उन्हीं को बेचकर वहां पे मजदूरी कर रहे थे। यही होना है पंजाब के किसान के साथ, हरियाणा के किसान के साथ, कि वो अपने ही खेतों में मजदूर बनेगा। अच्छा रमन, सवाल अब आपसे ये है कि आपने ग्रेप यार्ड का आपने वहाँ का एग्जाम्पल दिया नासिक का, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर MSP लिख दिया जाए कि नहीं ठीक है, जो आपसे प्राइवेट प्लेयर खरीदना चाहते हैं वो आपको MSP देंगे, वो अगर ये बात लिख दे तो ठीक है? देखिए MSP लीगल होना ही चाहिए, ये एक बात है, ये एक डिमांड है। पर कॉरपोरेट हाउसेज के लिए ये एक एग्रेरियन इकोनॉमी है भारत की और पंजाब की भी, उसमें कॉरपोरेट इंटरवेंशन को ऑन कर देना ये अपने आप में दिक्कत है। एग्रेरियन जो मतलब इकोनॉमी, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए वो सब्सिडी के दम पे ही चल रहा है। और जैसा भारत का एग्रेरियन स्ट्रक्चर है, इसमें इससे पहले बहुत सारे और सुधार होंगे, तो हम कभी सोच सकते हैं कि ऐसा कोई सुधार आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हमें नहीं लगता कि सिर्फ MSP का मसला है। MSP एक बड़ा मसला है कि 23 फसल की MSP डिक्लेयर की जाती है, 2 पे ही क्यों मिलती है, वो मसला है। पर उसके साथ साथ जो बाकी ऑर्डिनेंस उनको वापस किया जाना चाहिए। जैसे कभी बड़ा खतरनाक ऑर्डिनेंस के जो हम बोले कि कॉर्पोरेटाइजेशन का मॉडल ओपन किया जा रहा है, जैसे जो बिजली वाला ऑर्डिनेंस है, वो बेसिकली अभी तक पंजाब में बिजली का बिल नहीं है किसानों के ऊपर। तो इसके जरिए किया जा रहा है कि भाई कैश सब्सिडी दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल बॉडी बनेगी, वो हर जगह एक ही रेट तय करेगी, और जो कोई स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देना चाहती है तो वो कैश के माध्यम से दे। तो आपको याद होगा कि LPG पे पहले
पहले सब्सिडी होती थी, बाद में कैश सब्सिडी का मॉडल लाया गया और धीरे धीरे 2-4 साल में सारी सब्सिडी खत्म कर दी गई। आज पैसों में सब्सिडी है उसकी, ठीक है। तो ये वही मॉडल है कि इनको एक बार बिल देने लगाओ, बाद में इनसे ये सारी छीन लेंगे, तो वही मॉडल है। अगर रमन, अगर वो डीबीटी देते हैं तो उसमें लीकेज सिस्टम का भी बोलते हैं ना, भाई लीकेज बहुत कम हो रही है, जो गलत लोगों को दिया जाता था पैसा या मिलता नहीं था बेनिफिट, उसको मिलना चाहिए था। ना इससे मैं लॉ से पहले ना इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था। हमें ना जब हम अपने इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं पहले सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें ना कैश सब्सिडी वर्सेस जो मतलब दूसरी सब्सिडी है उसका एक क्वेश्चन आया करता था। तो वहाँ पे हमें एक्सप्लेन ही ये किया जाता था कि कैश सब्सिडी के जरिए कैसे आप एक टाइम में से खत्म कर सकते हैं सब्सिडी। तो वो बेसिक जो मतलब जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है उसमें मॉडल है सब्सिडी खत्म करने का। तो इसका हमें कोई वहम नहीं है कि लीकेज प्लग करने हैं, ये बेसिकली सब्सिडी खत्म करने का मॉडल। वही चाहते हो पंजाब और हरियाणा का किसान भी वैसा बिगाड़ दें, मतलब आप चाहते हो कि जो उनकी दुर्दशा है इनकी भी दुर्दशा करें। अब ये बोलते हैं हमारी दुर्दशा मत करो, तो ये मिसगाइडेड है, ये आतंकवादी हैं। एक बात सिंपल बता दीजिए, बिहार में 2006 में एपीएमसी हटी थी, मोनोपोली सो कॉल्ड मोनोपोली हटी थी। बता दो कौन सा ऐसा पंजाब का किसान है जो चाहता है कि नहीं असि पंजाब दी जमीना बेच के बिहार चलिए। अगर ये बात होती कि ओपन मार्केट से हिंदुस्तान की किसानी का हल होता तो आज बिहार से लोग पंजाब में नहीं आते, पंजाब वाले बोरी बिस्तरा बन के असि बिहार जाते। क्यों भी गलत गल है। पहले की सरकारों ने हमें बीमार किया, मोदी ने हमें आईसीयू में डाल दिया, इतना ज्यादा खराब कर दिया है। और ये जो लेके आए हैं यहाँ बैठेंगे खाएंगे, हमारी पिकनिक है, आ जाइए। आपको अच्छा चल रहा है। हम तो खेतों में भी यही करते हैं, हमें क्या सा डरते हैं। ये जो इन्होंने खड्डे खोड़े हैं ये तो हमारा रोज का काम है, भरने का। हम रोज भरते हैं, रोज खोदते हैं, और ये हम तो ब्रश भी ट्यूबवेल से करते हैं, हमें वाटर कैनन क्या डराएंगे। हमारे साथी पीछे से चल पड़े हैं। हमने यहाँ पर ऐसा सिस्टम बना दिया है, 4 दिन हम 7 लोग रहेंगे, 4 दिन दूसरे 7 लोग रहेंगे, 4 दिन दूसरे 7 लोग रहेंगे। पीछे पूरे गांव से बारी बारी यहाँ आएंगे, ये मोर्चा खाली नहीं छोड़ेंगे। रोटेशन पे चलता रहेगा, रोटेशन चलता रहेगा, चाहे चले महीना, चाहे चले 2 महीने, चाहे 6 महीने चले। हमने अपने आई कार्ड वोट कार्ड लाके मीडिया के सामने दिखाया कि हरियाणा के हम हरियाणा से हैं। आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं और ये हरामजादे बोलते हैं कि ये खाली पंजाब के लोग ड्रामा कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री के कहने के ऊपर। तो लोकल मीडिया भी है, पंजाबी नेशनल मीडिया है ना, वो यहाँ किसानों के हक की बात पहुँचाने के लिए नहीं आते। वो यहाँ से उन लोगों से बाइट लेते हैं जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिनको इतना मालूम नहीं है, उनके सामने जाके माइक कर देते हैं। वो बेचारे जज्बात में कुछ कह देते हैं, उसी बात को घुमा घुमा कर इस आंदोलन के एंटी चलाकर इसको खराब करना चाहते हैं जी। और इसीलिए हम नेशनल मीडिया से बात नहीं करना चाहते। और ये नेशनल मीडिया कौन से This went on for really long. More than 2 hours worth of news programming on देखो डोमरी घाट पे मोदी, क्रूज के सफर पर मोदी, ललिता घाट पे मोदी, विश्वनाथ मंदिर पे मोदी, राजघाट पर मोदी, चैत सिंह घाट पर मोदी, रविदास घाट में मोदी, सारनाथ में मोदी, मोदी मोदी मोदी। That's 8 Modis on the screen, 9 actually. All this comedy doesn't really need a comic relief, but then सब्जियां काट रहे हैं। आप देखें कि ये सब्जियां किसान काट रहे हैं और सामने महिलाएं भी बैठी हैं। माता जी कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आए हैं? लुधियाना जिला से। लुधियाना से? हाँ जी। कैसे पहुँचे यहाँ तक? ट्रैक्टर से आए? नहीं, ऐसी गड्डी से आए। अच्छा, तो आप लोग भी आंदोलन में हैं? हाँ जी। अच्छा, आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन दे मेंबर हैं। कहाँ से आए हैं माता जी? लुधियाना तो। लुधियाना से? हाँ जी। यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? ਅਸੀਂ अभी गाड़ी करके आए हैं। अच्छा, कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें भरमा दिया गया है, उनकी आशंकाएं आधी अधूरी हैं, गलत तथ्यों पर आधारित हैं। ब्रेक के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता से हम बात करेंगे इसके बारे में। वो उनके मुंह में चढ़ गया है बिचौलिया, क्योंकि डिफेंस में बिचौलिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिचौलिया है, हर ट्रेड एक्टिविटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसमें बिचौलिया रहता है। इसलिए उनको लगता है कि हर जगह बिचौलिया है। तो ये भी झूठ बोल दिया कि बिचौलिया निकालने के लिए हमने कर दिया।
हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बलवीर सिंह राजेवाल, भारतीय किसान यूनियन के नेता। बलवीर सिंह जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों को भरमाया गया है, जो बातें अभी हुई नहीं है उन बातों को लेकर तरह तरह की आशंकाएं पैदा कर दी गई हैं उनके दिमाग में। जो कानून बनाया गया है सोच समझकर उनके फायदे के लिए बनाया गया है। क्या वाकई आप लोग किसी के कहने पर, जो हुआ नहीं है उसके आधार पर यहाँ आंदोलन करने चले आए हैं? रवीश जी, मुझे लगता है कि शायद बीजेपी की और प्रधानमंत्री जी का एक ही फार्मूला है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, ताकि वो सच बन जाए। तो इसीलिए वो बार बार झूठ बोल रहे हैं। अफसोस होता है कि देश का प्रधानमंत्री लोगों को झूठ बोल के गुमराह कैसे करता है। देखिए, ये एक्ट को पढ़ लो जो उन्होंने अभी बनाया है, उसमें जो ये द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, इसको पढ़ो तो पता चल जाता है कि कैसे ये किसान के लिए नुकसानदेह है। तो प्रधानमंत्री जी 2-3 बातें कहते हैं कि हमने तो ये किसान के भले के लिए बनाया। 13 तारीख की मीटिंग में जब 3 मंत्री बैठे थे, रेलवे मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और सोम प्रकाश जी, तो उस दिन मैंने सबसे पहले सवाल ये पूछा कि आपको किसी किसान ऑर्गेनाइजेशन ने या किसान ने ये भला करने के लिए मांग की थी कभी क्या? कोई जवाब नहीं। तो फिर अगली जो वो बात कहते हैं कि हमने जी किसान के लिए 1 नेशन 1 मार्केट बना दी, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। देखिए, मैं आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। 1974 में जोनल रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, फूड ग्रेन्स हम अपनी गेहूं पंजाब से बाहर नहीं ले जा सकते थे। तो हमने एक एजिटेशन की, उसका नाम था जोन तोड़ू मोर्चा। और उसमें जब हम रोपड़ से नालागढ़ हिमाचल की तरफ 5 किलो गेहूं लेके जाते थे तो पुलिस हमें गिरफ्तार करके वीट स्मगलिंग का केस बनाती थी। हम कोर्ट में एडमिट कर लेते थे, हमें 40 दिन सजा हो जाती थी। और उसके साथ ही जस्टिस कुलदीप सिंह जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, वो उस वक्त बारेट लॉ करके आए ही थे चंडीगढ़ में, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी थी। तो हमने उनको वकील रख लिया और उन्होंने हाई कोर्ट में, एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट डाल दी। उसका फैसला नवंबर 1976 में आ गया। वहाँ हाई कोर्ट ने कहा कि किसान जो अपने खेत में मिट्टी से मिट्टी होके फसल पैदा करता है, सरकार को कोई अधिकार नहीं उसके ऊपर कोई भी पाबंदी लगाने का। वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जितनी मात्रा में चाहे देश के किसी भी हिस्से में अपनी फसल बेच सकता है और आप उसको स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते। इससे भी आगे गई बात, 1977 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बन गई तो पहला रेजोल्यूशन ये हुआ कि सारे देश का एक जोन होगा। हमारे लुधियाना से जथेदार जगदेव सिंह तलवंडी मेंबर पार्लियामेंट थे, अकाली दल के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बाहर निकलते ही हमारी यूनियन को बधाई दी कि आपका मोर्चा फतेह हो गया। उस दिन से बाद आज तक कोई कानूनी पाबंदी किसी किसान पे नहीं है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर पाबंदी थी तो फिर बिहार से पैडी पंजाब में क्यों आती है? यूपी से पैडी क्यों पंजाब में आती है? कोई पाबंदी नहीं, इसीलिए आती है। बिहार का मक्का पंजाब में बिकता है, गेहूं बिहार की, यूपी की, वो हरियाणा और पंजाब की मंडियों में बिकती है। पंजाब के जो किन्नू पैदा करते हैं वो देश के किसी भी कोने में बिकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। और पंजाब के लोगों की जहाँ तक पहुँच है वो आज़ादपुर मंडी तक आते हैं। सारी पंजाब की सब्जियां जो है यहाँ आती हैं, कोई पाबंदी नहीं। हिमाचल जम्मू कश्मीर से सेब जाता है, कोई पाबंदी नहीं। महाराष्ट्र से केला, प्याज और ये संतरा सारे देश में बिकता है, कोई पाबंदी नहीं। तो क्या आपने कौन सा नया काम किया? एक बात। दूसरी, वो कहते हैं कि हमने, दिक्कत किस बात से है? बलवीर सिंह जी, आप कह रहे हैं कि कोई भी कहीं जाकर बेच सकता है, सरकार भी कह रही है कि यही तो हम भी कर रहे हैं। तो समस्या क्या है? और जो राज्यों ने कई कानून बदले हैं उसमें भी प्राइवेट सेक्टर को अनुमति तो दी है, कुछ फसलों के मामले में, कुछ चीजों के भंडारण के मामले में, स्टोरेज के मामले में कानून बदलकर तो दिया ही है सरकार ने। नहीं, अगर बदले भी हैं तो एक रेगुलेटेड मार्केट के अंदर दिए हैं। एपीएमसी एक्ट के बाहर किसी ने नहीं दिया।
लेकिन हमारे यहाँ अब इसके साथ क्या होगा, वो कहते हैं 1 नेशन 1 मार्केट, हम कहते हैं 1 नेशन 2 मार्केट्स। देखिए, एक तो मंडी है एपीएमसी एक्ट के अंदर, जो एक्ट के अंदर काम करेंगे वो एक रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट्स हैं, उनका सरकार के पास रिकॉर्ड रहता है कौन क्या काम करेगा। वो हमें एक फैसिलिटी देता है, जब किसान जाता है मंडी में तो उसकी ट्राली खाली करवाता है, उसकी सफाई करवाता है, उसका रेट लगवा के वजन करवा के बैग्स में भरता है, वो स्टॉक ट्रांसफर करता है खरीद एजेंसी को, और उसके बाद उसकी पेमेंट सरकार से लेके किसान को देता है। अगर तो वो 1500 रुपए में खरीद के 1925 MSP है 1925 का बिल बनाए, फिर तो मान लिया कि वो बिचौलिया है। अगर वो 1925 का रेट तय हुआ और 1925 का बिल बना के 1925 ही किसान को देता है, तो वो तो सर्विस प्रोवाइडर है, उसके लिए उसने कमीशन ले लिया। हमने पूछा कि दरअसल बात यह है कि केंद्र सरकार को बिचौलिए से डील करना अच्छे से आता है, इसीलिए उनके मुंह में चढ़ गया है बिचौलिया, क्योंकि डिफेंस में बिचौलिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिचौलिया है, हर ट्रेड एक्टिविटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसमें बिचौलिया रहता है, इसलिए उनको लगता है कि हर जगह बिचौलिया है। तो ये भी झूठ बोल दिया कि बिचौलिया निकालने के लिए हमने कर दिया। तो होगा क्या, देखिए 2 मार्केट्स बन गई। पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतर है, और अब क्या होगा, 2 मार्केट्स बन गई। एक मार्केट बन गई जो एपीएमसी एक्ट के अंदर है काम कर रही, एक वो ये जो नया एक्ट है उसके बाहर, जो बाहर है उसको सारी रियायतें देती हैं। आमतौर पे क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस कोई काम करते हैं तो पहले देखते हैं हमारा कंपटीटर तो कोई नहीं, अगर है तो उसे कैसे मार्केट से निकालना है, तो इसके लिए बजट रखते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने तो टैक्स फ्री मार्केट कह के 1925 पे 164 रुपये टैक्स बनता है, उसको 164 रुपये अपने पास दे दिए, वो 64 रुपये मुझे देगा, मैं अपनी गेहूँ वहाँ फेंक दूंगा। जो सर्विस प्रोवाइडर बैठा है मंडी के अंदर, उसकी कैपेसिटी कितनी देर है, 1 साल 2 साल 3 साल, इससे ज़्यादा वो जब उसके पास माल नहीं जाएगा बिकना, वो भाग जाएगा। तो जब ये बंद हो जाएगी मार्केट एपीएमसी की, तो बाहर जो बैठा है व्यापारी, जिसको अब सरकार ला रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी, वो अपने गजों से नापेंगी, एक्सप्लॉइट करेंगे फुल्ली। तो एक बात, दूसरी, जो बाहर काम करेगा उसे किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं, आधार कार्ड से खरीद कर सकता है, पैन कार्ड से खरीद कर सकता है। अगर कोई पैन कार्ड से 4 गांव की सारी गेहूं खरीद के ले गया और वो पेमेंट नहीं करता, तो किसान के पास कोर्ट में जाने का कोई अधिकार नहीं, वो जाएगा लोकल एसडीएम के पास, और एसडीएम एक रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा। बोर्ड जिसकी सरकार है, अब कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, कांग्रेस के लोगों का बोर्ड बनेगा, वो अपने ओपोनेंट्स को अरेस्ट करेंगे। जब अकालियों की सरकार होगी वो अकालियों का बोर्ड बनाएंगे। तो उसके पास क्या है, वो रिकंसिलिएशन बोर्ड जो है वो समझौता कराने की कोशिश करेगा, समझौता होता नहीं तो एक रिपोर्ट दे देगा एसडीएम को। तो अगर उस पर सेटिस्फाई नहीं होता किसान, तो मैक्सिमम वो डीसी के पास जा सकता है, यही प्रोसेस वहाँ है। अगर फिर भी उसको पैसे नहीं मिलते तो आप कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते। और एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस, उसके मुकाबले में एक 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ का किसान खड़ा कर दो, एसडीएम तो उसको कॉर्पोरेट हाउस के सीईओ को सैल्यूट मारेगा, किसान को कौन पूछेगा। तो ना तो वो कोर्ट में जा सकता है, और एक अलग से मार्केट बन गई। एक और बात मैं रवीश जी बताऊं, पिछले साल सीएससीपी की 2 रिपोर्ट्स है, खरीफ और रबी सीजन की। दोनों रिपोर्ट्स में सीएससीपी रिकमेंड कर रहा है कि सरकार को इस व्यापार से बाहर आना चाहिए। वो कहता है कि हमें 8.5% टैक्स देना पड़ता है पंजाब में, हरियाणा में 6.5%। हमें प्राइवेट प्लेयर को एनकरेज करना चाहिए इसको खरीद के लिए। एक और बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की चिट्ठी जाती है चीफ मिनिस्टर्स को, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को वो पूछते हैं कि अगर हम वीट और पैडी की खरीद बंद कर दें और
उसमें जो प्राइवेट मार्केट में बेचने में घाटा पड़े किसान को, तो वो हम भावांतर स्कीम से कंपनसेट कर दें, उससे आपका क्या मत है? उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, भारत सरकार ने 1500 करोड़ रुपया भावांतर स्कीम के लिए बजट में रखा है। ये 23 फसलों में है, सारे देश के लिए है। पंजाब के हिस्से क्या आएगा? मैक्सिमम 50 करोड़। अभी इस बार महाराष्ट्र में आज का रेट जो है वो 1500-1600 रुपए क्विंटल गेहूं का है, जबकि एमएसपी 1925 है। अगर 400 रुपए भी कम रह गया तो 130 लाख टन हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस वीट है, तो 520 करोड़ हो गया। हमें भावांतर स्कीम में मिलेगा 48 करोड़, किसको कंपनसेट करेंगे? हमारे पास पहली 180 लाख टन है, उसके लिए कहां से रकम आएगी? बलवीर सिंह जी, मेरा इसी पे एक सवाल है, इसी एमएसपी पे, कि हर डेटा यही कहता है कि जो आप लोग धान उगाते हैं, अगर देश के स्तर पर देखें तो 15-16% धान ही एमएसपी के तहत खरीदी जाती है ना? बाकी प्राइवेट सेक्टर में बिकती है, तो वैसे भी आपको एमएसपी का कोई लाभ नहीं है। तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि एमएसपी को वहां पर लिख कर दिया जाए, जिस चीज का एक तरह से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व ही नहीं है मार्केट में? देखिए रवीश जी, मैंने जैसे पहले कहा, पंजाब और हरियाणा 2 ही स्टेट्स हैं जिन्होंने मार्केटिंग सिस्टम डेवलप किया है। इसके बाहर किसी भी स्टेट ने मार्केटिंग सिस्टम डेवलप नहीं किया। इसीलिए अगर ये प्राइवेट प्लेयर बहुत अच्छे होते तो इसी साल 1000 रुपए क्विंटल में पहुंच बिहार के से पैडी पंजाब में क्यों गई? यहाँ तो ज़्यादा मिलने चाहिए थे। और यूपी से बड़ी लार्ज स्केल पे पैडी 1000 रुपए में पंजाब में गई, हरियाणा में गई, तो वहाँ रेट क्यों नहीं ज़्यादा मिला? तो रियलिटी ये है कि वहाँ पे मार्केटिंग सिस्टम डेवलप नहीं किया गया। हमारी मांग रही है कि देश में कम से कम 48,000 मंडियाँ पंजाब जैसी और बना दो, ताकि हर किसान को इसकी एमएसपी मिले। वो काम सरकार